हेलो दोस्तों, आज हम फिर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है काजेज ऑफ सेलुलर इंजरी, कोशिकीय चोट का कारण। कहने का मतलब है कोशिका कैसे घायल होती है, कोशिका कैसे चोटिल होती है, कोशिका कैसे बीमार होती है, उनके कारणों के बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं। The causes for cell injury may be categorized into three groups. सेल इंजरी के कारणों को हम लोग जो है तीन ग्रुप में बांटते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पर कोष्टक में दो वर्ड लिखे हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है जब सेल इंजरी होती है या सेल जब चोटिल होती है तो वो अपने आप को जो है रिपेयर कर लेती है, ठीक कर लेती है। उसी को हम लोग जो है रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब होता है इसमें जब सेल जो है चोटिल होती है, घायल होती है, तो वो अपने आप को जो है ठीक या रिपेयर नहीं कर पाती है। उस कंडीशन में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसी को हम लोग जो है इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेल इंजरी के कारणों को हम लोग जो है कितने कैटेगरी में जो है बांटे हैं। तो हमने इसको जो है तीन कैटेगरी में बांटा है। इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट, जेनेटिक काजेज। जेनेटिक काजेज का मतलब होता है आनुवांशिक कारण। इसमें जो सेल इंजरी होती है वो आनुवांशिक कारणों की वजह से होती है। यानी कि ये कारण जो होता है वो हमको अपने माँ बाप से मिलता है, जन्म से मिलता है। उसी को हम लोग जो है जेनेटिक काजेज कहते हैं। नेक्स्ट, एक्वायर्ड काजेज। एक्वायर्ड काजेज का मतलब होता है अर्जित या उपार्जित कारण। वो कारण जिनसे सेल इंजरी हुई है ये हमको जन्म से नहीं हुआ है, जन्म लेने के बाद हुआ है। यानी कि हमको इसी वातावरण से जो है ये कारण हमको जो है मिला है सेल इंजरी का। नेक्स्ट है आइडियोपैथिक। ये जो कारण होता है इसमें हम जान ही नहीं पाते हैं कि सेल इंजरी जो है किन कारणों से हुई है, इसकी कौन से फैक्टर होते हैं। उसी को हम लोग जो है आइडियोपैथिक काजेज कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट जो है कारण के बारे में, जेनेटिक काजेज के बारे में। इसमें देखेंगे जेनेटिक काजेज फैक्टर। जेनेटिक कारण के जो फैक्टर होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इंजरी, ये सेल इंजरी के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जेनेटिक काजेज के कारण जो है कैसे जो है हमारी सेल जो है इंजर्ड हो जाती है। इसमें बात करेंगे डेवलपमेंट डिफेक्ट, यानी विकास का प्रभावित होना। कैसे देखेंगे, द डिफेक्ट इंक्लूड फीडल। ये जो प्रभाव होता है वो फीटल यानी भ्रूण में जो है जुड़ता है। कैसे, एबनॉर्मलिटीज एराइजिंग डी टू, यानी कि जब कोई अनियमितता उत्पन्न होती है इसके कारण जो है, ड्यू टू मतलब होता है कारण। जब कोई अनियमितता उत्पन्न होती है इसके कारण एरर इन मार्फोजेनेसिस, यानी मार्फोजेनेसिस में जो है त्रुटि आ जाती है। मार्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो भ्रूण का जो अंग का विकास हो रहा है उसमें विकृत आ जाती है। इसी को हम लोग जो है टेरेटोजेंस कहते हैं। ये टेरेटोजेंस वर्ड है वो साइंटिफिकली होता है। यानी कि अगर हम साइंटिफिकली अगर वर्ड में कहना हो मार्फोजेनेसिस को तो हम उसको टेरेटोजेंस कहते हैं। इसका भी मतलब वही होता है कि भ्रूण के जो अंग का विकास हो रहा है उसमें जो है विकृत आ गई है। आगे बात करेंगे विच आर एजेंट, यानी कि वो कौन से ऐसे एजेंट होते हैं जिनके कारण जो होता है मार्फोजेनेसिस में जो है एरर आ जाता है, त्रुटि आ जाती है। बात करेंगे केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और ड्रग। ये ऐसे जो है एजेंट होते हैं जो मार्फोजेनेसिस के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। आगे बात करेंगे इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ बर्थ डिफेक्ट। इनके कारण जो होता है, जो जन्म दोष होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं। कौन? ये जो एजेंट होते हैं केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। कहने का मतलब है ये जेनेटिक जो कारण होता है वो डेवलपमेंट डिफेक्ट करता है। ये डिफेक्ट जो होता है वो भ्रूण में उत्पन्न होता है। ये एबनॉर्मलिटी जब उत्पन्न होती है इसके कारण जो होता है मार्फोजेनेसिस हो जाता है। ये मार्फोजेनेसिस जो होता है कुछ एजेंटों के कारण होता है। वो एजेंट है केमिकल, बायोलॉजिकल और ड्रग होते हैं। इन केमिकलों के कारण जो होता है, जो बर्थ डिफेक्ट होता है, जो जन्म दोष होता है वो और भी बढ़ जाता है। ये इसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं। कौन? ये एजेंट।
ये बात हो गया डेवलपमेंट डिफेक्ट में। अब हम बात करते हैं एंजाइम डिफिशिएंसी, यानी कि जेनेटिक के कारण जो है एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जाती है। कैसे देखेंगे? लैक ऑफ फंक्शनल एंजाइम स्टॉप ए मेटाबॉलिक पाथवे। जब फंक्शनल एंजाइम की जो है कमी हो जाती है तो मेटाबॉलिक पाथवे को स्टॉप कर देती है। तब क्या होता है? लीडिंग, आगे क्या होता है? टू द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। आगे क्या होता है? जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनका एक्यूमुलेशन होने लगता है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होने लगता है, यानी वो सेल के अंदर जो है वो जमा होने लगते हैं। तो क्या, या ओआर या डिफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट, या जो है जो महत्वपूर्ण जो उत्पाद होते हैं उनकी कमी होने लगती है। डिफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, यानी कि जो महत्वपूर्ण उत्पाद होते हैं उनकी कमी हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल होते हैं फिनाइल कीटोनेरिया, जिसको हम लोग जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बारे में आप जो है नेट से जो है थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जो आगे बात करते हैं एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन, यानी जेनेटिक कारण के कारण जो होता है एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन होने लगेगा। कैसे? जेनेटिक एरर यानी जेनेटिक त्रुटि के कारण जो होता है कैन प्रोड्यूस मिसफोल्ड ओवर डिसफंक्शन डिसफंक्शनल स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होती है जेनेटिक एरर के कारण जो होता है डिसफंक्शन, यानी उसके कार्य करने की क्षमता में कमी हो जाएगी, या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन के जगह पर कोई दूसरी प्रोटीन जो है आ जाती है। मिसफोल्ड का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसकी जगह पर दूसरी प्रोटीन आ गई हो, आ जाए। तो ये बात हो गई एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन में। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। इसके भी बारे में आप थोड़ी सी जानकारी नेट से ले सकते हैं, नहीं तो आने वाले टॉपिक पर हम जो है हमारे सिलेबस में इन पर जो है टॉपिक दी गई, इनके बारे में हम तब जो है डिटेल से बात करेंगे। अभी आप सिर्फ जो है थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए नेट के द्वारा। तो चलिए अब हम बात करते हैं डीएनए डैमेज एंड रिपेयर इश्यू, यानी जेनेटिक कारण के कारण जो होता है डीएनए डैमेज या उसके रिपेयर में जो इश्यू आ जाएगा, इसमें बात करेंगे डिफेक्ट इन डीएनए रिपेयर पैथवे। जो डीएनए रिपेयर पैथवे होता है वो प्रभावित हो जाता है, और या एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज डीएनए, या तो जो जो डैमेज डीएनए होता है उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है सेल में। तो आगे क्या होगा? इट सेल्फ ट्रिगर, ये स्वयं ही उत्तेजित हो जाता है। आगे सेल डेथ, जिसके कारण जो होता है सेल की जो है वो डेथ हो जाती है। तो चलिए अब हम जो है आगे बात करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी कि जेनेटिक कारण के कारण जो होता है क्रोमोसोमल जो है एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। इसमें बात करेंगे एक्स्ट्रा ओआर मिसिंग क्रोमोसोम डिस्टर्ब। जो एक्स्ट्रा या जो है जो मिसिंग क्रोमोसोम होते हैं वो नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन एंड और उसके फंक्शन को जो है डिस्टर्ब कर देते हैं। कहने का मतलब है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में एक्स्ट्रा ओआर मिसिंग क्रोमोसोम जो होते हैं डिस्टर्ब नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन। जो जीन की जो एक्सप्रेशन और जो है नॉर्मल एक्सप्रेशन और जो फंक्शन होता है, ये एक्स्ट्रा जो मिसिंग क्रोमोसोम होते हैं उसको जो है डिस्टर्ब कर देते हैं। उससे क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ये तो बात हो गई जो है जेनेटिक कारण में जो है। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड काजेज में, जिसका मतलब होता है उपार्जित या अर्जित कारण। हमने पहले भी बताया है ये जो कारण होते हैं ये हमको जो है जन्मजात नहीं होते हैं, ये हमको जन्म लेने के बाद हुए हैं, यानी कि हमको इसी वातावरण से ये कारण मिला है जिनसे हमारी जो है सेल इंजरी जो है हुई है। तो हम इनके बारे में जो है बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉमन डिसीज आर ड्यू टू एक्वायर्ड काजेज। जो सबसे सामान्य प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो एक्वायर्ड कारण ही होती हैं। ड्यू टू मतलब होता है के कारण, यानी कि उपार्जित कारण के कारण ही होती हैं जो सबसे सामान्य प्रकार की बीमारी होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द एजेंट, इनके ऊपर जो एजेंट डिपेंड होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द काजेज ऑफ सेल इंजरी, ये सेल इंजरी के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि इनके ऊपर जो एजेंट डिपेंड होते हैं वो सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम उन जो है फैक्टर कारक के बारे में जो है बात करेंगे। फर्स्ट की अगर इसमें देखें हाइपोक्सिया एंड एक्सीमिया, इसके बारे में देखेंगे। वाइल माने जबकि द टर्म हाइपोक्सिया एंड एक्सीमिया आर ऑफ्टन यूज टुगेदर, जब
ये जो टर्म है, जो शब्द हाइपोक्सिया एंड एक्सीमिया, प्रायः जब ये एक साथ यूज होते हैं, दे रिप्रेजेंट टू डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तब ये जो है दो विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में बात करें, हाइपोक्सिया इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। इन वर्ड के बारे में आप जो है बेहतर तरीके से जो है याद करिएगा, एग्जाम में जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ हाई फिर मैं बता रहा हूँ, हाइपोक्सिया इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये जो हाइपोक्सिया वर्ड है वो ऑक्सीजन की कमी को जो है इंडिकेट करता है। एक्सीमिया इज ए लैक ऑफ ब्लड फ्लो। ये जो एक्सीमिया वर्ड है वो ब्लड फ्लो की कमी को जो है इंडिकेट करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड काजेज में जो है फिजिकल एजेंट के बारे में। ये फिजिकल एजेंट जो होते हैं वो जो है सेल के इंजरी का कारण बनते हैं। कैसे देखेंगे? रोड एक्सीडेंट से भी सेल की इंजरी हो जाती है। हीट एंड कोल्ड से, इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि करंट से, रेडिएशन से, और रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अगर वो तेजी के साथ अगर बदल जाए तब भी हमारी जो है सेल इंजरी हो जाती है। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट की केमिकल एंड ड्रग्स में। देखेंगे साइनाइड और आर्सेनिक, इनके कारण भी जो हमारी सेल इंजरी हो जाती है, सेल डेथ हो सकती है, सेल जो है घायल हो सकती है। नेक्स्ट की बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइज, इनके कारण भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, माने इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के कारण भी सेल इंजरी हो जाती है। और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी कि अगर ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है अगर वो बढ़ जाए तब भी सेल इंजरी हो जाती है। अब ये जो एक्वायर्ड काजेज है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी 2-3 और भी जो है पॉइंट बचे हुए हैं। हम उसको जो अपने इसी व्हाइट बोर्ड पर जो है इसी वीडियो में बात करेंगे। अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा, हम उसके बारे में जो अभी बात करते हैं। अब हम लोग जो है बात करेंगे अभी एक्वायर्ड काजेज में जो है माइक्रोबियल एजेंट, इसमें आते हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस। ये सब जो हैं वो माइक्रोबियल एजेंट के अंतर्गत आते हैं। इनसे जो होती है सेल की जो है इंजरी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग जो है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट में। इसमें आता है ऑटो इम्यून डिसीज, और ऑटो इम्यून डिसीज में आता है रूमेटॉयड आर्थराइटिस, जिसको हम लोग जो गठिया रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी सेल होती है वो क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में। इसमें क्या आता है, जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन जो है जब रिएक्शन कर जाती है तो जिसके कारण हमारे शरीर में जो है एलर्जी और सांस लेने में जो है दिक्कत होने लगती है, उसी को हम लोग जो है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कहते हैं। और इसके कारण भी जो हमारी सेल की क्या हो जाती है, वो इंजरी हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल में, यानी पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो उससे भी जो हमारी सेल की क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। इसमें वो आता है प्रोटीन, फैट और विटामिन, इनकी कमी से भी जो है सेल की इंजरी हो जाती है। आगे बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर में। साइकोलॉजिकल फैक्टर में जो होता है वो आते हैं डिप्रेशन, यानी कि तनाव, तनाव के कारण भी जो हमारी सेल क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। आगे बात करेंगे लास्ट काजेज के बारे में, आइडियोपैथिक काजेज। तो इसका क्या मतलब होता है, द टर्म मीन्स, जो इस शब्द का जो मतलब होता है, द काजेज ऑफ डिसीज ओवर इंजरी इज नॉट नाउ। जो डिसीज या इंजरी जो कारण है उसके बारे में हम जान ही नहीं पाते हैं कि जो डिसीज या इंजरी हुई है किसके कारण हुई है। इस जो शब्द का यही मतलब होता है। तो आगे हम बात करेंगे इसमें आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसका मतलब होता है जो लंग्स, पल्मोनरी मतलब लंग्स होता है, उसके फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि घाव, जो लंग्स जो टिश्यू होते हैं उनके ऊपर जो है घाव हो गई है। इसमें बात करेंगे इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव लंग डिसीज। ये जो होती है पुरानी, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली जो है लंग्स डिसीज है। ये क्रोनिक और धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली जो है लंग्स जो है बीमारी है। कैरेक्टराइज्ड का मतलब होता है हम इसकी विशेषता कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में कैसे बता सकते हैं। बाय द स्कैरिंग ऑफ लंग टिश्यू, जो लंग्स के जो टिश्यू होते हैं उनके ऊपर स्कैरिंग हो गया यानी कि घाव हो गया है। एंड और
ऑकरिंग इन ओल्डर मैन, ये कब पाया जाता है? जब व्यक्ति काफी ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। द एग्जैक्ट कॉज रिमेन अननोन, जो एक्चुअल जो कारण होता है, जो वास्तविक जो कारण है, हम उसके बारे में जान ही नहीं पाते हैं कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस किसके कारण जो है हुई है। तो चलिए इसमें हम जो है आगे बात करते हैं। आइडियोपैथिक इंसोम्निया, इसका मतलब होता है, इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना। देखेंगे, इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी कि जब हमको सोने में जो समस्या आ जाए विदाउट एनी स्ट्रेस, यानी कि जान ही ना पाए कि किस तनाव के कारण जो होता है कि जो है हमको नींद नहीं आ रही है। हमको पता ही ना चल पाए कि कारण कि किसके कारण जो हमको नींद नहीं आ रही है। तो उसी को हम लोग कहते हैं आइडियोपैथिक इंसोम्निया। आगे बात करेंगे आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस। ये जो आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस होता है, इसमें देखेंगे कर्वेचर ऑफ स्पाइन, जो हमारी स्पाइन होती है यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कर्वेचर हो गई, यानी कि ऐसे टेढ़ी हो गई है। या या विदाउट एनी काज, यानी कि क्या कारण है, हम इसके बारे में जान ही नहीं पाते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो कर्वेचर हो गई, यानी कि टेढ़ी हो गई है, धनुष के आकार की हो गई है। तो इसको हम लोग कहते हैं आइडियोपैथिक स्क्लेरोसिस। इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है काजेज ऑफ सेलुलर इंजरी टॉपिक्स पर। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में जो है सफल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।